हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। नए चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन, प्रत्यास्थता तथा ऊष्मीय प्रसार। प्रत्यास्थता तथा ऊष्मीय प्रसार, एक तरह से इसमें ऊष्मा प्रसार में तो थोड़ा ऊष्मा का यूज होगा, लेकिन थोड़ा प्रत्यास्था के बारे में हम इसमें पहले जान लेंगे कुछ बातों को, है ना। तो इसमें पदार्थ की कुछ गुण हैं जिसे हम प्रत्यास्था से जानेंगे, और कुछ परिभाषाएं हैं शुरू में, पहले हम उनको जान लेंगे, फिर इसकी थोड़ी थ्योरी लेकर के चलेंगे और थ्योरी के बाद से कुछ न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम ऊष्मीय प्रसार पर जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने ऊष्मा 1 और ऊष्मा 2 में बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो उसके बाद ही हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ताकि हमें ऊष्मीय प्रसार को समझने में थोड़ा और आसानी हो जाए। खैर, अभी इसमें जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक परिभाषाएं है, जिसमें पहली परिभाषा आती है विकृत बल, डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोलते हैं, विकृत बल बोलते हैं। प्रत्यास्था बेसिकली क्या होती है, अगर थोड़ा बहुत आपको दिमाग में डालना है, बेसिक आइडिया दिमाग में रखना है कि जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं, बल लगाने से क्या हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है ना। कम लगाओ ज्यादा लगाओ, उसी के हिसाब से उसमें आकार में परिवर्तन होता है। आपने पढ़ा होगा दृढ़ पिंड, दृढ़ वस्तुएं होती हैं, आपने कोई सॉलिड ठोस वस्तु ले ली, उस पर दबल लगाओ तो आपको लगता है कि तो दबी नहीं रही, लेकिन वास्तव में चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, तो दुनिया में किसी भी चीज पर अगर कुछ बल लगाएंगे, दबाएंगे या खींचेंगे, तो उसकी आकार में, उसकी आकृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। बहुत कम होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो पदार्थ किस तरीके का है। यानी कि बल लगा देने से वस्तु के आकार में, उसके साइज, शेप में, उसकी बनावट में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, एक तरह से प्रत्यास्था कहलाता है ना। लेकिन उस पर बल किस तरीके का लगता है, कौन सा बल उसमें काम कर रहा है, अंदर क्या बल हो रहे हैं, किस तरीके से उसका शेप में परिवर्तन हो रहा है, उसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई विकृत बल, विकृत बल मतलब कोई भी बाह्य ऐसा बल लगाते हैं जिससे कि उसकी किसमें, लंबाई में, आयतन में, आकार में परिवर्तन हो रहा हो, है ना। लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, आकार में परिवर्तन हो रहा हो उसके, है ना। तो हम कहते हैं कि उस पर कोई विकृत बल लग रहा है, क्योंकि उसकी इन सब चीजों में परिवर्तन करने के लिए कोई ना कोई बल आवश्यक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकृत बल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिस पर कोई बल लगाएंगे, तो उसके अंदर के जो अणु हैं, उसके अंदर के अणुओं को हम ये मान करके चलते हैं कि एक स्प्रिंग मॉडल, स्प्रिंग की तरीके से वो दूसरे से जुड़े होते हैं कि अणु यहाँ रखा है, एक परमाणु ये रहा, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, परमाणु ये सॉलिड वस्तु के अंदर, और जब उन पर बल लगाते हैं तो स्प्रिंग की तरह दबने लगते हैं, या खींचते हैं तो स्प्रिंग की तरह अपना उसका खींचने का अपोज करते हैं। तो जब हम उस पर से बल हटा लेते हैं तो वो फिर स्प्रिंग की तरह अपनी सेम शेप में आने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई वस्तु की कोई भी दो कण है, उन पर बल लगा रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी बदल जाती है अंदर की, जिसकी वजह से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसकी लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, है ना। तो उसके लिए बल लगाना जरूरी है। बल होगा तो जो बाहर से बल लगा रहे जिससे कि उसमें आकृति में चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं विकृत बल या डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोई भी दो अणुओं के अंदर के अंतर आणविक दूरी जो बोलते हैं इसको, अणुओं के बीच की अंतर आणविक दूरी, इसको क्या बोलते हैं, इनके बीच की दूरी अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी जो होती है वो उसमें बदलती है, ठीक है। तो यानी कि बल आवश्यक है, और जो बल आवश्यक है उसी को क्या नाम बोलेंगे, विकृत बल है। लेकिन एक होता है अंतराण्विक प्रत्यानयन बल। क्या होता है अंतराण्विक प्रत्यानयन बल? अंतराण्विक प्रत्यानयन बल या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, आंतरिक रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि जैसे मान लीजिएगा मैं इस पर कोई बल लगा रहा हूं, बल लगा देने पर इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स या उसके अंदर के अणु या परमाणु जो होते हैं, जो भी इस शेप में, मान लीजिएगा एक परमाणु ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना। ये 4 इधर है, 4 इधर है, 8 है टोटल। तो जब इसको दबाते हैं तो उसकी शेप में परिवर्तन आएगा, हटा लेंगे बल तो वापस फिर आ जाएगा। तो रियलिटी में मान लो मैंने 10 न्यूटन की ताकत लगाई, तो 10 न्यूटन की ताकत जो बाहर से लगाई वो तो एक विकृत बल है, लेकिन जो अंदर स्प्रिंग का फोर्स है, जो अंदर स्प्रिंग चाहता है, वो इस अंदर अपना फोर्स है, उसको आकार को बदलने का अपोज करता है, विरोध करता है। तो अंदर इन स्प्रिंगों में एक बल डेवलप हो गया, उत्पन्न हो गया। उस उत्पन्न बल की नेचर इस तरह की होती है कि वो उसका अपोज करता है,
जो अपराई बल होता है, जो विकृत बल होता है। तो जो अंदर की तरफ अणुओं के बीच एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, उस प्रतिरोधी बल को ही कहते हैं आंतरिक प्रत्यानयन बल, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ही हमारे काम आने वाला है इस चैप्टर में, इसलिए इसकी परिभाषा आवश्यक है। तो जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें अंतराण्विक बलों के कारण, अंतराण्विक बलों के कारण मतलब उनमें अंदर की तरफ कुछ ना कुछ बल है ना, विद्युत चुंबकीय बल बोलते सकते हैं। तो कुछ भी विद्युत चुंबकीय बल लग रहे हैं जिसको हमने एक मॉडल की तरह समझ लिया कि भाई जैसे स्प्रिंग का मॉडल समझ लिया कि स्प्रिंग पर रखे हुए हैं ये अणु, तो जिस तरीके से इन पर बल लगेंगे तो ये अपोज भी करेंगे, बाहर को खींचेंगे ऐसे तो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपनी सेम अवस्था में आने की कोशिश करेगा। तो जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो आंतरिक बलों के कारण वस्तु में एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो उसको वापस रिस्टोर कर लेता है, अपनी शेप में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं, इसी बेसिस पर हम जो है इसकी परिभाषा भी बताएंगे प्रत्यास्थ की। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि मान लो किसी चीज पर हमने बल लगाया और उतना ही, जैसे मान लो स्प्रिंग पे जैसे बल लगाया, स्प्रिंग भी उस पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन बल लगाता है। तो जब तक वो बल साम्य अवस्था में नहीं आता, रुक नहीं जाता, जब वो रुक जाएगा तो अंदर का बल और बाहर का बल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर समय कई बार ऐसा होगा कि साम्य अवस्था में बल जो है बाह्य बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, क्योंकि दिशाएं अपोजिट हो जाएंगी, है ना। बाह्य बल के, भाई मान लीजिएगा मैंने 10 न्यूटन ताकत लगाई और स्प्रिंग में आपने दबाने की कोशिश करते रहे, जब तक स्प्रिंग दबता रहा तो स्प्रिंग का फोर्स तो बदलता रहेगा। तो अंदर जो फोर्स बदलते जा रहा है उसको हमने नाम दिया प्रत्यानयन बल, है ना। जिस समय हमने उसको रोक दिया स्प्रिंग को, तो हमारा बल और स्प्रिंग का बल इसका मतलब बराबर हो गया है। तो अंतराण्विक बल जो था वो अपना प्रत्यानयन बल है वो बाहर वाले के बराबर भी हो गया। तो साम्य अवस्था में बराबर भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि बराबर भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो। भाई जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसके लिए बात करूं प्रत्यानयन बल के, कि मान लो इस पे कोई बल लगाया मैंने, 10 न्यूटन का बल लगाया, इधर भी 10 न्यूटन का बल लगाया, तो इसमें खिंचाव तो डेवलप हो जाएगा, इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। इसके अणुओं के बीच की दूरी अगर पहले ये थी तो बढ़कर के थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो ये अणुओं के बीच में जो बल लगने लगेगा तो वो भी किसके बराबर होगा, 10 के। तो हम बोलेंगे कि प्रत्यानयन बल साम्य अवस्था में 10 के बराबर आ गया। आंतरिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो है 10 आ चुका है इसके अंदर जो है प्रत्यानयन बल 10 के बराबर आ गया, जो बाह्य के बराबर आ रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई आपके पास ये मैंने जो है लगाया 14 न्यूटन का बल और इधर लगाया 10 न्यूटन का बल, तो 10 न्यूटन का बल तो इधर लगाया, इस 14 में से जो 10 होगा वो अंदर की तरफ ये खा गया, 10 इधर से खींच रहा, 10 इधर से खींच रहा, तो अंदर की तरफ 10 तो ये खा गया एक तरह से। अगर ये बिल्कुल भारहीन वस्तु मानू मैं, बिल्कुल हल्की, मतलब इसका द्रव्यमान लगभग 0 मान लू वस्तु का, तभी तो बराबर मान लेंगे हर जगह पर 10, हर जगह पर बराबर 10 मान लेंगे। तो लगभग मासलेस वस्तु है, द्रव्यमानहीन वस्तु है। तो अगर इधर 10 है, इधर 14 है ना, वस्तु भारहीन मान ली, तो क्या होगा कि 10 इसने इस पर खींचा, 10 इस पर भी लग रहा होगा, तो अंदर तो चूंकि वस्तु साम्य अवस्था में टूट थोड़ी ही आएगी, तो जो बाकी का 4 बचेगा, इधर जो बाकी का 4 बचेगा उसमें त्वरण उत्पन्न कर देगा वस्तु में, तो वो एक अलग चीज है त्वरण उत्पन्न होना। लेकिन फिलहाल इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई अगर 10 लग रहा है, यहाँ 10 लग रहा है, 14 लग रहा है, तो कौन सा प्रत्यानयन बल होगा, अंदर कितने के बराबर बैलेंस हुआ होगा, तो अंदर अब भी Fr की वैल्यू 10 न्यूटन ही होगी। अंदर 10 के बराबर ही 10 इधर हो रहा होगा, जिससे कि वो उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। वो अलग बात है कि ये 4 की वजह से अपना एक्सेलरेट भी होगी, है ना। तो प्रत्यानयन बल बेसिकली जेलिटी में मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्योंकि हम साम्य अवस्था में बात करेंगे, किसी वस्तु को पकड़ा, मान लीजिएगा मैंने यहाँ से पकड़ा किसी चीज को और यहाँ से पकड़ के उसको फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन फोर्स लगा करके ये यहाँ पे फिक्स है, तो यानी कि यहाँ पे भी 10 आ गया होगा तभी तो रुक रही, और इसके अंदर भी हर पॉइंट पर 10 लग रहा होगा। अगर ये भारी मान लूँ तो 10 लग रहा होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रत्यानयन बल 10 हो गया। हम प्रत्यानयन बल के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम प्रतिबल पढ़ेंगे जिसमें प्रत्यानयन बल के बेस पर ही उसको डिफाइन किया जाएगा, तो प्रत्यानयन बल ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रत्यानयन बल का मतलब जब कोई वस्तु, कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो आंतरिक बलों के कारण वस्तु में एक आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग जैसे नहीं माने, मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग ही होता है अंदर हर वस्तु में, स्प्रिंग जैसा मॉडल मान ले कि स्प्रिंग की तरह वो बैठे हुए हैं,
प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है जिससे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कई बार साम्य अवस्था में यह बल बाह्य बल के संख्यात्मक मान के इनके मापांक समान होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया, बराबर हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसके बराबर ही होगा, यहाँ पर भी FR की वैल्यू है ना, तो 10 आ गया ये भी, ठीक। तो 10 से ज्यादा ये अपना अलग भी हो सकता है ना। तो इसमें जैसे दो अलग अलग भी हो सकते हैं बाह्य बल, लेकिन अंतर आंतरिक बल कौन सा बैठेगा, 10 ही बैठेगा। ये चीज समझ में आ गई। तो अब फिर प्रत्यास्थता क्या है भाई? प्रत्यास्थता को सीधी सीधी सी भाषा में आप बेटा ये समझे कि प्रत्यास्थता बेसिकली जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज होने का, परिवर्तन होने का विरोध करती है। उस विरोध के गुण को, उस विरोध करने के गुण को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। अब ये किसी वस्तु में ज्यादा होता है गुण, किसी वस्तु में कम होता है ना। वैसे रबड़ की चीज है, रबड़ की चीज को दबाओ तो फिर वो वापस आ जाएगी, किसी में ज्यादा है किसी में कम। सॉलिड वस्तु लो से दबाओ तो जब आपको लगेगा दबी नहीं, लेकिन रियलिटी में हर चीज कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। दुनिया में 100% ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें बल लगाने पर परिवर्तन ना आए। वो अलग बात है कि कई बार हम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते क्योंकि बहुत कम होता है, और कई बार हमें वो दिख जाता है। वो किसका गुण है, वो गुण है वस्तु का, पदार्थ का। उसके अंदर किस तरीके से अणु बैठे हुए हैं, उसके अंदर अणुओं की स्ट्रक्चर कैसे है, कितना बल लगा करके वो अपना आप को रोके हुए हैं, कितना स्ट्रॉन्ग अंदर बल है, कितना कम अंदर बल है। वो अंदर के आंतरिक बलों के हिसाब से ही उसकी शेप में आकार का परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। तो परिभाषा क्या बनी? परिभाषा बनी, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी बनावट, शेप एंड साइज, बनावट और आकार, उसकी जो बनावट है, उसका जो आकार है, उसकी जो डायमेंशंस हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उनमें परिवर्तन होने का विरोध करती है, उनमें परिवर्तन होने का विरोध करती है, जबकि उस पर विकृत बल लगाए गए हों, जबकि उस पर विकृत बल लगाए गए हैं। और विकृत बलों को हटा लेने पर वह अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। तो उस तरीके से हम बोलते हैं कि वस्तु के अंदर इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं, और जितने ज्यादा उसके अंदर ये गुण होगा उतनी ज्यादा प्रत्यास्थता होगी। और इस बेसिस पर हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, दो तरह की वस्तु की, पूर्ण प्रत्यास्थ, पूरी तरह से प्रत्यास्थ, और बिल्कुल जो है परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ भी होती है और कुछ ऐसी भी होगी जो पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होंगी, है ना, जिन्हें हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, जो पूरी तरीके से प्रत्यास्थ नहीं होंगी, है ना, उन्हें हम प्लास्टिक वस्तु बोलते हैं। जो पूरी तरीके से प्रत्यास्थ होती है उन्हें हम परफेक्टली प्लास्टिक यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ बोलेंगे, है ना। इनके बीच में भी होंगी, उनको आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु बोलेंगे। यानी कि हम आगे क्या पढ़ेंगे कि कितने तरह की प्रत्यास्थता होती है। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को हम अभी इसमें थोड़ा सा निपटा के चलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप अच्छे से समझेंगे। ये इसकी बेसिक थ्योरी है, शुरू में इसकी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल है इसमें भी। ओके, तो हमने प्रत्यास्थता के बारे में जान लिया है, प्रत्यास्थता की परिभाषा आप समझ चुके हैं। अब कई बार दिमाग में आता है कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है, तो प्रत्यास्थता का बेसिक सिंपल कारण जानना है अगर, तो हमने जैसे कि स्प्रिंग मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, स्प्रिंग मॉडल फॉर इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता के लिए स्प्रिंग मॉडल, प्रत्यास्थता के लिए स्प्रिंग मॉडल से समझते हैं इस चीज को। तो उसका कारण कैसे समझाया गया? कार्य नहीं समझाया गया कि भाई जिस तरीके से हम किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो अपनी अंदर एक बल उत्पन्न कर लेती है, जिसे हम आंतरिक प्रत्यानयन बल बोलते हैं, जिसकी वजह से उसके उसमें शेप में परिवर्तन भी आता है और अणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है ना, अणुओं के, परमाणुओं के बीच की दूरी बदल जाती है, जिससे कि उसके आकार में चेंज हो जाता है। तो जैसे बिल्कुल उस तरह से मान लो कि स्प्रिंग है, अगर इस पर बल लगाओगे तो बल लगा करके इसकी शेप बदल जाएगी, आकार बदल जाएगा, ठीक, शेप बदल जाएगी, इसकी साइज बदल जाएगी। तो उसके जब तक उस पर अप्लाइड फोर्स है तब तक ऐसा होगा, और जब उसको जहां पे हम उसको रोक देंगे बल लगाते हुए, तो वहीं पर आंतरिक प्रत्यानयन बल इसके बाह्य बल के बराबर भी होगा, विकृत बल के बराबर भी होगा। तो उस समय इसकी आकृति में चेंज आ गया है, ये इसकी प्रत्यास्थता का गुण है। लेकिन अगर हम सब बाह्य बल को हटा लेते हैं तो वापस अपनी शेप में आने की पूरी कोशिश करता है और आ भी जाता है। तो यानी कि इसका गुण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। तो रीजन क्या हुआ इलास्टिसिटी का? रीजन हुआ कि भाई जिस तरीके से स्प्रिंग में काम होता है उसी तरीके से बॉडी के अंदर अणु बैठे हुए हैं, परमाणु बैठे हुए हैं, उनके बीच में इस तरीके से ही फोर्सेस काम करते हैं। बाह्य बल के कारण जब उसमें लगाते हैं
तो पर्तनैन बल की वजह से उसकी बॉडी में अणुओं के बीच की दूरी बदलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी शेप साइज में परिवर्तन होता है, और जब हटा लेते हैं तो वापस अपनी उसी अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसके जो है प्रत्यास्थता का, उसको प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं, है ना। तो अब ये तो उसका चलो कारण है जिसको हमने बेसिक आइडिया समझ लिया। तो प्रत्यास्थता को कितने तरीके से डिवाइड किया गया बेटे? प्रत्यास्थता को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। एक तो कौन सा? एक तो है परफेक्टली, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। एक होती है प्लास्टिक वस्तु, प्लास्टिक मतलब सुघट्य, सुघट्य वस्तु एक तरह से। और एक होती है पार्शियल, पार्शियल प्लास्टिक, पार्शियल प्लास्टिक मतलब आंशिक, आंशिक सुघट्य वस्तु, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है, जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी होंगी? जिन पर विकृत बल लगाया उनके आकार में चेंज आ गया, और विकृत बल को अगर हटा करके पूर्ण अवस्था में आ जाए, अपनी पुरानी और अवास्तविक अवस्था में आ जाए, है ना। तो यदि एक तरह से शॉर्ट में लिख देता हूं कि विकृत बलों को हटाने पर अगर अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर ले तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। शॉर्ट में लिख देते हैं कि विकृत बलों को, डिफॉर्मिंग फोर्सेस को, बलों को हटाने पर यदि वस्तु अपनी पूर्ण या वास्तविक कहो, वास्तविक, वास्तविक आकार में आ जाती है, आ जाती है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है और दुनिया की कोई भी वस्तु पूर्ण प्लास्टिक नहीं है, है ना। 100% ना कोई प्लास्टिक है, ना 100% कोई परफेक्टली जो है इलास्टिक है। पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे हमने क्वार्ट्स, क्वार्ट्स को लिया हुआ है, मटेरियल है। क्वार्ट्स को माना जाता है कि ये पूरी तरह से, इसको जो शेप दे दो आपस अपनी शेप में 100% आ जाता है और ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है क्वार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल की फॉर्म में याद रख लेंगे। प्लास्टिक वस्तु कौन सी होती है? प्रत्यास्थिक वस्तु जो सी विकृत बलों को हटाने पर अपनी वास्तविक अवस्था में आई ना। तो सीधा सा परिभाषा है सिंपल इसकी, विकृत बलों को हटाने पर यदि वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था में न आए, यानी कि जैसे बना दी वैसे की वैसी रह जाएगी, जैसे जैसे आपने बना दी तो वैसी की वैसी रह जाएगी, है ना। आप एक समझ लो कि वस्तु में जब जो है विकृत बलों को प्रतिरोध करने का गुण ना हो, आप ऐसा समझते हैं वस्तु को प्रतिरोध करने का गुण ना हो, ऐसा समझ लो। विकृत बलों को प्रतिरोध करने का गुण न हो। जब वो प्रतिरोध ही नहीं करेंगे तो जैसे जहां पर जितना चाहो मोड़ दो, जितना चाहो दबा लो, उतना दबी रह जाएगी, है ना। और ये कौन सी होगी? ये विकृत बलों का प्रतिरोध भी करेगी लेकिन पूरी तरह से वापस अपनी अवस्था में भी नहीं आएगी और पूरी तरीके से वो प्लास्टिक भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इनके बीच की सारी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? पार्शियल, आंशिक, आंशिक सुघट्य, आंशिक प्लास्टिक वस्तुएं, है ना।
तो कुल मिला के यह है कि अगर इन विकृत बलों को हटा लेंगे तो उसके वापस अपनी अवस्था में कभी नहीं आए, वो जिस अवस्था में रहेगा, जिस अवस्था में वो हो जाएगी उसी अवस्था में रह जाएगी। तो इसको इस तरह की वस्तु क्या बोलेंगे? प्लास्टिक वस्तु। एक बार फिर समझ लें, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु वो वस्तु होंगी जिन पर हमने विकृत बल लगाए। विकृत बल लगा देने पर उसके अंदर से उनका प्रतिरोध होगा तो वो क्या करेगी कि अपनी पूर्ण अवस्था में 100% आ सकने की कोशिश करेगी, तो परफेक्टली पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। ठीक, क्योंकि पूरी तरीके से अपोज हो रहा है। ठीक है, विकृत बलों का प्रतिरोध ही ना करे, हम बल लगा रहे, अंदर से कोई प्रतिरोध ही नहीं मिला, जैसे चाहे वहां से अंदर बस चेंज हो गया, तो अब बल हटा भी लिए तो जैसी शेप में आ गया वैसी रहेगी, वापस अपनी अवस्था में कभी चेंज वो उसने किया आई नहीं, है ना। जब अपने वापस अपनी अवस्था में आई नहीं, तो ऐसी भी वस्तुएं होंगी जो उनके बीच में होंगी, दोनों के पूर्ण प्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ समझ सकते हो, प्लास्टिक वस्तु भी कह सकते हो। तो ऐसी वस्तुएं कौन से कहते हैं? आंशिक वस्तुएं, जिन पे हमने बल लगाया तो कुछ ना कुछ उनकी शेप में परिवर्तन तो हो जाएगा, वो पूरी तरह से अपनी एक्चुअल पोजीशन में भी नहीं आएंगी, एक्चुअल अवस्था में भी नहीं आएगी, और पूरी तरीके से वो जितना दबाया था उतनी अवस्था में भी नहीं रहेंगी। ऐसी वस्तुएं आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है, या आंशिक प्लास्टिक से सुघट्य वस्तु कहलाती है। तो इस तरीके से हमने प्रत्यास्थता और उसके प्रकारों को समझ लिया। ये सब थोड़ी थ्योरी है, लेकिन जो काम की चीज है उस पर आते हैं हम, जिस पर हमारी थ्योरी के बाद इसके सवालों को समझेंगे। ये बेसिक थ्योरी थी जिसको हमने थोड़ा सा समझ लिया है। हाँ जी, कुछ और बेसिक डेफिनेशंस और देखते हैं, जो अपने कुछ फॉर्मूले उससे बनेंगे और कुछ अपने क्वेश्चंस उससे होंगे। जैसे प्रतिबल, पहली परिभाषा क्या है? प्रतिबल। प्रतिबल जिसे हम बोलेंगे स्ट्रेस, क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो प्रतिबल की परिभाषा क्या दी गई? प्रतिबल की परिभाषा ये दी गई कि मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर अगर हमने बल लगाया, यहां से बल लगा दिया, इसको बल लगा देने पर इतना ही बल इसको यहां पे भी लग रहा होगा, तभी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था में है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके कोई भी दो अणु या परमाणुओं के बीच जो बल आ गया होगा, जिसे हम प्रत्यानयन बल बोल रहे थे, इंटरनल प्रत्यानयन बल, आंतरिक प्रत्यानयन बल या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्या इस कंडीशन में ये F के बराबर भी हो चुका होगा? मैंने बताया था ना कि इसके बराबर भी होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है, पर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? ये इसका क्षेत्रफल है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स कौन सा लेना है? क्या फोर्स ये लेना है? नहीं, फोर्स लेना है बेटे आंतरिक प्रत्यानयन बल। वो अलग बात है कि उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम टाइम बराबर होती ही है। 99% तो आप ये मानकर चलो कि इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो बराबर ही लेंगे। यानी कि स्ट्रेस क्या हुआ? इंटरनल फोर्स। स्ट्रेस को क्या लिखेंगे? आंतरिक प्रत्यानयन बल। आंतरिक, इसलिए इस बल को पढ़ा था हमने पहले ही, आंतरिक प्रत्यानयन बल Fr बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि Fr बाई ए। यहां पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि F एक्सटर्नल बाई ए, इसका मापांक इसके बराबर भी। इन शॉर्ट F बाई ए जैसा फॉर्मूला है, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही रहेगी, है ना। कभी कभी पास्कल कह सकते हो, बट यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलो, ज्यादा अच्छा है। क्यों है? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा दाब का फॉर्मूला होता है, जैसा दाब का। क्योंकि किसी चीज पे बल लगा रहे तो खिंचाव तो आ गया ना, खिंचाव क्या है? स्ट्रेस है। भले ही नेट फोर्स 0 है, नेट बल 0 है, भाई इस पे कुल बल तो शून्य हुआ ना, इतना इधर से लग रहा, इतना इधर से लग रहा, कुल बल तो शून्य है। कुल बल शून्य होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर कुछ खिंचाव नहीं है। मान लो किधर से खींचेगा, किधर से खींचेगा, है ना। तो अगर मान लो 100 की ताकत से खींच रहा है, इधर भी 100 की ताकत से खींच रहा, मैं कहूंगा मेरे पास तो टोटल बल 0 है। अगर मेरे पास टोटल बल 0 है तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अगर 100 की ताकत से कोई इधर खींच रहा, 100 से इधर खींच रहा, तो सोचो कितना भयंकर आएगा, वो बहुत ज्यादा बल होगा और वो अंदर से खिंचाव भी आ जाएगा। 500 कर दो दोनों तरफ, फट जाएगा बीच में से, इतनी तेज हो जाएगा। तो जितने पर वो चीज टूट जाए, जितने पर वो चीज टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग, जितने पर टूट जाएगा। खैर, ब्रेकिंग मतलब भंजक कर देगा, उसको तोड़ देगा, है ना। तो खैर उसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बात यह है
कि आंतरिक प्रत्यानयन बल और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। अब इसके भी कुछ टाइप हैं, कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी देख लेते हैं, है ना। और ये जो बल होगा ये इस क्षेत्रफल के, इसमें यहां पर तो ये इसके लंबवत भी हो गया, लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे हेडिंग आता है आपके टाइप्स ऑफ, या प्रकार कह लो, प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तो हम चलो जान ही लेंगे। पहला जो आता है हमारा अनुदैर्घ्य स्ट्रेस। पहला कौन सा आता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में प्रतिबल पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य। तो इसे शॉर्ट में समझ लो, जब प्रतिबल पृष्ठ के लंबवत होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल या फिर अनुदैर्घ्य प्रतिबल, जब प्रतिबल पृष्ठ के लंबवत है। बेसिकली ये एक कैसी राशि है, वैसे तो स्केलर है, वैसे तो क्या है, स्केलर है, एक अदिश राशि है। वैसे तो याद रखेंगे कि एक अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताया गया कि जब जो बल होगा इस पर, प्रतिबल जो लग रहा है वो पृष्ठ के लंबवत लग रहा है। जैसे यहाँ पर ये पृष्ठ के लंबवत हो गया, तो ये भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने, कौन कौन से, टेंसाइल में कन्वर्ट कर दिया और कंप्रेसिव में। टेंसाइल एक नंबर इसको ये दे दिया, टेंसाइल मतलब तनन, तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल। और दूसरा है कौन सा भाई, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब संपीड़िय, संपीड़िय, दैट इज कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, है ना, जिसको हमने दबा दिया है। जैसे मान लीजिएगा क्या है, ये कब होगा, अगर अनुदैर्घ्य प्रतिबल लंबाई में परिवर्तन के कारण निकाल रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन के कारण, अनुदैर्घ्य प्रतिबल लंबाई में परिवर्तन के अनुदैर्घ्य प्रतिबल से लंबाई में परिवर्तन होता है, तो तनन, तो तनन प्रतिबल कहलाता है। तो तनन प्रतिबल कहलाता है, ठीक है। जैसे तनन प्रतिबल कहलाता है, जैसे मान लीजिएगा इसको खींचेंगे, अगर इसको खींच करके मान लीजिएगा ये लंबाई यहां तक आ गई, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ डेल्टा एल, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं तनन प्रतिरोध। जैसे मान लीजिएगा और एग्जाम्पल ले सकते हैं, टनल प्रतिबल कह सकते हैं। तो टनल प्रतिबल का एक एग्जाम्पल भी ले लो, मान लो भैया आपने किसी रस्सी में लिया, इस पर भार लटका दिया, किसी रस्सी में लेकर के इस पर भार लटका दिया हमने, तो ये रस्सी में जो होगा तनाव हो जाएगा, उस रस्सी का अपना क्षेत्रफल भी होगा यहाँ पे, है ना, रस्सी का अपना क्षेत्रफल भी होगा, तो कैसा आ जाएगा, टेंसाइल या फिर तनन। नामकरण है, बस याद रखेंगे, तनन प्रतिबल क्या हो जाएगा, T/A, तो उसको तनन प्रतिबल बोल देंगे, है ना। कोई भी लंबाई है, जैसे मान लीजिएगा आप ये कह सकते हैं, इस पे एक मान लीजिएगा मास लटका दिया, ये है, तो इसकी लंबाई L है और इसमें हमने इसका क्षेत्रफल A दे दिया, तो mg/A, इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा।
तो जिन जिन की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उनको हम क्या नाम देंगे, तनन प्रतिबल नाम देंगे। तो ये भी तनन प्रतिबल है, ये भी तनन प्रतिबल है, तो हम उसको ये इसकी लंबाई में चेंज होगा, बढ़ेगी लंबाई, है ना। यानी कि लंबाई में परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन, बढ़ रहा है। अगर लंबाई बढ़ रही है, लंबाई परिवर्तन तो हो लेकिन लंबाई में बढ़ रही होगी तभी तो खींचेगी, तो खींचनी चाहिए लंबाई। अगर खींचेगी लंबाई तो अपना तनन प्रतिबल कहलाएगा, टेंसाइल प्रतिबल कहलाएगा। लेकिन अगर दब रही तो कंप्रेसिव, सिंपल है, कॉमन सी बात है भाई। अगर मान लो मैं इसको बोल दूं, मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे एक ऐसे इधर से फोर्स लगा दिया तो कैसा होगा, कंप्रेसिव। तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा, इसकी नेचर दबाने की हो जाएगी, संपीड़ित करने की हो जाएगी, है ना। इसकी नेचर संपीड़ित करने की हो जाएगी। मान लीजिएगा ये है, इधर से बल लगाओ, इधर से बल लगाओ, इधर से बल लगाओ, इधर से बल लगाओ, ठीक। तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन आ जाए, मान लीजिएगा इसकी लंबाई, किसी बेलन की लंबाई ये थी और आपने इसको दबा दिया और दबा करके इसकी लंबाई ये रह गई। अगर इसकी लंबाई ये रह गई तो हम बोलेंगे कि इस पर कौन सा प्रतिबल लगा, संपीड़ीय प्रतिबल लगा, कंप्रेसिव प्रतिबल लगा, क्योंकि उसकी लंबाई में परिवर्तन आया। ओके, और वो प्रतिबल कैसा हुआ, घटा, कम हुआ। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, प्रतिबल में इसमें लंबाई जो होनी चाहिए घटनी चाहिए। अगर लंबाई घट रही तो हम कैसा बोलेंगे, संपीड़ीय या फिर कंप्रेसिव प्रतिबल। ये लॉन्गिट्यूडनल के यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के दो एग्जाम्पल है। ओके, हाँ जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, प्रतिबल के प्रकार में हमने पढ़ा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य के बाद एक और हम पढ़ लेते हैं जिसमें बोलेंगे शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल, स्पर्शीय, है ना, अनुरूपण प्रतिबल बोल सकते हैं। अनुरूपण प्रतिबल, पहले सारी डेफिनेशन निपटा लेंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं या हिंदी में इसे भी समझ सकते हो स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल, ठीक है। जैसे जैसे नाम है वैसे समझ लिया। जनरली इसको क्या करेंगे, जब इस पर क्या होगा, जो बल होगा, मान लीजिएगा ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, यहाँ पे फिक्स रखी हुई है ना, यहाँ पे फिक्स रखी है। अगर इस पर हम स्पर्श रेखीय बल लगाएं, स्पर्श रेखीय बल लगाएं और बल लगाने पर इसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई, ऐसे हो गई, मान लीजिएगा ये ऐसे आ गई, ठीक। तो अब बल अपॉन एरिया से जो हमें स्ट्रेस मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, टेंजेंशियल या स्ट्रेस, या फिर इस पर हम निकालेंगे आगे कुछ चीजें, विकृति वगैरह निकालेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बल बटे एरिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला बल बटे एरिया से जो इसकी शेप बदल दी है यहीं पर है, इसको बोलेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा सबके लिए, बल बटे एरिया ही रहेगा सबके लिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये नामकरण है कि भाई अगर बल ऐसे लगा दिया तो ये टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस कहलाएगा, बल लंबाई को बढ़ा रहा है तो टेंसाइल कहलाएगा, यानी कि तनन वाला कहलाएगा, और अगर वो घटा रहा है लंबाई तो संपीड़ीय या फिर जो है कंप्रेसिव कहलाएगा। तो ये सब इस तरह की चीजें हैं। वॉल्यूम की स्ट्रेस भी बोल सकते हो कि किसी पूरे वॉल्यूम को ही जो है दबा रहा है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस, आयतनात्मक स्ट्रेस, लेकिन उसकी कभी जरूरत ऐसा खास पड़ती नहीं है, इसलिए हमें उसकी कोई डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई आयतन है, आयतन को भी दबा दो, आयतन को दबा दो तो आयतनात्मक स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, लेकिन जरूरत नहीं है। तो हमने सिर्फ इनको डिफाइन किया, यही डेफिनेशन अपने काम की है और इन्हीं डेफिनेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे इसमें और क्या आता है भाई, फिर आता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस या भंजक प्रतिबल। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। फॉर्मूला वही रहने वाला है, ब्रेकिंग या भंजक प्रतिबल, जिसे हम क्या बोलेंगे, भंजक, टूटने वाला, यानी कि ब्रेकिंग,
जिस पर टूट जाए बॉडी। भाई बल लगा रहे खींच रहे ना, टूट सकती है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग या भंजक प्रतिबल। तो भंजक प्रतिबल कब होगा? वो कब होगा बेटे? जब बल बटे एरिया में ये बल कौन सा आ जाए? मैक्सिमम, अधिकतम बल। अगर इससे ऊपर बल लगा देंगे तो टूट जाना, यानी कि इतना लगाने पर जस्ट टूटने की अवस्था में पहुंच जाएगा, है ना। तो बल बटे एरिया ही लगाना, फॉर्मूला वही है, तो इसके बाद वो टूट जाएगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे भंजक प्रतिबल। और भंजक प्रतिबल जो होता है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, इस बल और एरिया पर निर्भर नहीं करता। देखने में लग रहा है यहाँ पर भंजक प्रतिबल की खास बात है। नॉर्मली प्रतिबल जितने भी पढ़े हमने वो सब किस पर निर्भर कर रहे? बल पे और एरिया पर। जितने भी प्रतिबल हमने पढ़े हैं वो किस पर निर्भर कर रहे? बल और एरिया पर। लेकिन जो भंजक है, जो टूटने वाला गुण है, टूटेगा तो वो किसका गुण है? पदार्थ का। कोई जल्दी टूटेगा, कोई ज्यादा बल पे टूटेगा, कोई कम बल पे टूटेगा, तो अलग अलग बलों पे टूटेगा। इसका मतलब वो उसके पदार्थ के गुण हैं कि उसके अंदर की संरचना कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अणु परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उसके पीछे की केमिकल स्ट्रक्चर्स है ना। तो कुल मिला के भंजक प्रतिबल ना तो बल पे निर्भर करता, ना एरिया पर। किस पर निर्भर करता है? वो उसके पदार्थ का गुण है, पदार्थ की गुणों की वजह से पदार्थ किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। वो पदार्थ का गुण है। ताप पर भी निर्भर करेगा, उसमें क्या अशुद्धि मिली हुई है उस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन इन बलों और एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। कौन? सिर्फ भंजक वाला, ब्रेकिंग वाला, जिस पर वो टूट जाएगा, है ना। भंजक या स्ट्रेस परिबल जिस पर वो टूट जाएगा बल लगा करके। ठीक, तो इसमें इस बातों को याद रखेंगे कि भाई वो एफ और ए पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ का गुण है। अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से टूटेंगे, अलग अलग बलों पे टूटेंगे, है ना। और अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग ताप पर भी निर्भर करेगा, उसके अंदर क्या अशुद्धि मिली हुई है, क्या इम्प्योरिटीज है, उन अशुद्धियों पर भी निर्भर करेगा, है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब ये हमने पढ़े हैं प्रतिबल। प्रतिबल के बाद पढ़ते हैं हम विकृति। प्रतिबल के बाद पढ़ेंगे विकृति। विकृति, हाँ जी, विकृति क्या होती है? स्ट्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विकृति का मतलब एक तरह से उसके आकार में परिवर्तन हो जाना। विकृति का मतलब उसके आकार में चेंज आ जाना। कितना चेंज आया वो देखना है। लंबाई में आकार चेंज आया तो लंबाई के हिसाब से नाम रखेंगे, और उसके क्षेत्रफल में आया तो क्षेत्रफल के हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आयतन में आया तो आयतन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हमने विकृति को डिफाइन किया। तो विकृति क्या है? बेसिकली विकृति की परिभाषा क्या बनेगी? विकृति की परिभाषा बनेगी वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन बटे क्या? वस्तु के आकार में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक या मूल लंबाई, मूल आकार। वस्तु का मूल या फिर प्रारंभिक आकार, वस्तु का प्रारंभिक आकार, है ना। अब वो लंबाई में परिवर्तन होगा तो यहाँ लंबाई में परिवर्तन, और प्रारंभिक लंबाई आयतन में होगा तो आयतन में परिवर्तन, प्रारंभिक आयतन, है ना। इस तरीके से हमने इसके टाइप्स लिख दिए। तो टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या है भाई? इसके प्रकार भी कैसे होंगे? तो इसके प्रकार भी कैसे हैं? अनुदैर्घ्य रेखीय विकृति, अनुदैर्घ्य रेखीय विकृति। विकृति मतलब परिवर्तन इसकी लंबाई में, है ना। इसके बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यानी कि कब होगा ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? इसमें क्या आ जाएगा? इसी परिभाषा से वस्तु के आकार में परिवर्तन अगर उसकी लंबाई में है तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की
वास्तविक लंबाई अर्थात डेल्टा एल बटे डेल्टा एल। वास्तविक लंबाई कितनी थी वो, है ना। और ये भी किसके पदार्थ गुण है, ये भी अलग अलग पदार्थ में अलग अलग लंबाई होगी, है ना। तो ये क्या है, सामान्यतः यह किसमें होता है, सामान्यतः यह ठोसों में होता है, ठोसों में होता है, सामान्यतः ठोसों में होता है। एक क्षेत्रफल में भी कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल वाले की कभी जरूरत नहीं पड़ती, डेल्टा एल की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए। लेकिन चूंकि कभी जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों डिफाइन करें, हम आयतन में बात कर लेते, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाती है। तो दूसरा है हमारा कौन सा, आयतनात्मक रेखीय विकृति, आयतनात्मक विकृति, आयतन विकृति बोल दो, आयतन विकृति यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, है ना। वस्तु का वास्तविक या वास्तविक या प्रारंभिक, प्रारंभिक आयतन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर एक और हम पढ़ सकते हैं इसमें तीसरा, जिससे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति, जिसे हम बोलेंगे क्या, शियर, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, शियर स्ट्रेन समझाने से पहले हम थोड़ी सी एक बात बता दें कि जैसे डेल्टा वी अपॉन वी है, डेल्टा एल अपॉन एल है, डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब क्या है, एल फाइन माइनस एल इनिशियल, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है ना। इस बात का ध्यान रखें। जैसे भाई डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिएगा ये अपने पास ये लंबाई है ना, ये लंबाई है, इसका हमने फोर्स लगाया एफ, और ये लंबाई बढ़ करके यहाँ तक आ गई डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल को क्या नाम देंगे हम, डेल्टा एल अपॉन एल को नाम दे देंगे ये। और अगर इसकी बात करें तो मान लीजिएगा ये कोई चीज़ ऐसी थी, इस पे चारों तरफ से बल लगा दिया, चारों तरफ से बल लगा दिया, जैसे कोई बॉल को हम पानी में डाल दें, किसी बॉल को पानी में डाल दें, तो क्या होगा, इसका शेप घट जाएगा, इसका आयतन में कमी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, एक तरह से डेल्टा वी बाई डेल्टा वी अपॉन वी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, जिस तरीके से चारों तरफ से बल लगा के उसके आयतन में चेंज कर दो, डेल्टा वी बटे वी निकाल लो, है ना। अब कहता है अपना अनुप्रस्थ विकृति, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को जानते हैं, हाँ जी, अनुप्रस्थ विकृति, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करना है भाई, शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करना, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था शियर स्ट्रेस का, ठीक, ये है जी, ये आपका कोई भी वस्तु है, इस पे बल इधर से अगर लगाएं तो क्या ये सरफेस उधर, यहाँ से मान लीजिएगा फिक्स है, यहाँ से फिक्स हो जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसा आ जाएगा, इतना इसका एंगल थीटा, और ये इतना खिसक गया यहाँ से डेल्टा एक्स। ये लो, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन बन जाएगी तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई इस तरह का को हम क्या बोलते थे, शियर स्ट्रेस,
अनुरूपण भी बोल सकते थे, अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, है ना, अनुरूपण भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर शियर स्ट्रेन, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनता है बेटे ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस, ऊपर वाले पृष्ठ का विस्थापन बटे ऊपर वाले पृष्ठ का विस्थापन बटे क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस। दोनों सरफेसों का या पृष्ठों का बीच की दूरी, पृष्ठों के बीच की दूरी कितना आ गया, डेल्टा एक्स बाई कितना एल, डेल्टा एक्स बाई इसकी लंबाई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिएगा इसकी लंबाई है ये एल, इसको एल नाम दे दिया, है ना। ऊपर वाले पृष्ठ का विस्थापन डेल्टा एक्स बाई एल आ गया। अच्छा, डेल्टा एक्स बाई एल को बहुत ध्यान से देखो, तो अगर इस थीटा की बात करें तो इस थीटा के लिए लंब और ये आधार, तो रियलिटी में क्या बन गया, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। और टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा, क्योंकि चूंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटा है भाई, सॉलिड है कोई भी, जैसे कोई किताब है, किताब के पन्नों को अगर हम ऊपर से फोर्स लगा के करें तो ऐसे खिसक जाएगी, वो सारे पन्ने ऊपर के आगे आ जाएंगे, नीचे वाले तो नीचे रहेंगे, है ना। तो ये यहाँ से फिक्स होते हुए, लेकिन यहाँ से क्या है, फिक्स है। तो यानी कि इसको बोलते हैं थीटा को डेल्टा एक्स बाई एल, और लेकिन ये थीटा किस में लेना आपको, रेडियन में लेना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया अनुप्रस्थ विकृति या फिर शियर स्ट्रेन का, अनुप्रस्थ विकृति या फिर शियर स्ट्रेन का आ गया। याद रखना है, कहीं कहीं छोटा छोटा फॉर्मूले बेस्ड सवाल अगर मिल जाए तो याद होना चाहिए, थ्योरी है ना। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक छोटा सा और पॉइंट पूछ लेता है कभी कभी, घुमाऊ कोण, घुमाऊ कोण जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई से डिनोट कर देंगे, तथा शियर, एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर जिसे हमने भी क्या नाम दिया था एंगल ऑफ शियर को, अनुरूपण कोण, अनुरूपण कोण। जो हमने अभी थीटा निकाला था ना, थीटा जो हमने अभी थीटा निकाला था, ये वाला, ये जो थीटा था इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर मतलब अनुरूपण कोण, अनुरूपण कोण, ये थीटा बोलते हैं इसको, इसका नाम ये है, याद रखेंगे इसको भी, अनुरूपण कोण। अब इस थीटा में और एंगल ऑफ ट्विस्ट में रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, बस ऐसे ही याद रखने वाली फॉर्मूला है। तो जैसे मान लीजिएगा ये एक सिलेंडर है और ये फिक्स है, यहाँ पर ये यहाँ पर फिक्स है ना, और भाई ये इसकी रेडियस है, इसको मिलाया, ठीक है, इसको मिलाया, इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर ये फिक्स है, ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ पर इसकी लेंथ को मान लीजिएगा वही एल है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक घुमाव कर दिया, घुमाव बल लगाया, जिससे में इसमें ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आया, ऐसा था, ऐसे पकड़ कर घुमा दिया, तो क्या हुआ, ऊपर से तो फिक्स है, नीचे वाला घूम करके क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, ये पॉइंट ए से ए डैश हो गया, है ना। तो ये जो एंगल है, दिस इज
फाई, दिस इज फाई, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, और फाई इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये इनके बीच में जो एंगल है थीटा, कितना सरक गया आगे, वो सरफेस कितना सरक गए, थीटा एंगल सरक गए, इसे क्या बोले, एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर मतलब अनुरूपण एंगल, अनुरूपण कोण, और फाई का मतलब एंगल ऑफ शिफ्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, घुमाऊ कोण। कोई बल लगा के घुमाया, अब थीटा में और एल में रिलेशन बताना, तो कुछ नहीं बेटे, आप इस समझ लीजिएगा, ये थीटा और ये डेल्टा एक्स हो गया, ये क्या है एक तरह से डेल्टा एक्स, ये थीटा, ये फाई। अब हमें करना है, ये बेटे चाप है, ये क्या है चाप, चाप, और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, तो चाप और त्रिज्या में रिलेशन पता ही है क्या होता है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चाप बराबर रेडियस त्रिज्या इंटू कोण, ये तो होता है ना, चाप बराबर रेडियस इंटू कोण। अगर मैं चाप की बात करूं ए डैश डेल्टा एक्स की, तो ए डैश को कैसे निकाल सकते हैं बेटे, आर थीटा, आर कैसा फाई, तो आर फाई आ गया बराबर, लेकिन यही हमने यहां भी पढ़ा कि थीटा बराबर ये भी होता है, थीटा बराबर क्या होगा डेल्टा एक्स बाई एल, यानी कि थीटा बराबर डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा थीटा इंटू एल, तो इसी को हम थीटा इंटू एल भी लिख सकते हैं। तो यही कहलाता है इनके बीच में रिलेशन, आर फाई बराबर थीटा इंटू एल, और कभी कभी थीटा को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आर फाई, इसका प्रैक्टिकल मेथड समझ लो उसको निकालने का, आर फाई अपॉन एल। तो ये रिलेशन है, याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है, लगा सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया, बट हमें सारी डेफिनेशन एक बार क्लियर करके चलनी है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा भाई, दोबारा समझ लो, एक सिलेंडर है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बल लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पर एक स्पर्शी बल लगाया, स्पर्शी बल लगाया, जिसकी वजह से इसमें ट्विस्ट आ गया, घुमाव आ गया, नीचे का हिस्सा तो वहां तो फिक्स है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा घूम गया। हालांकि बहुत कम होता है ना, वो डिपेंड करेगा कि वो पदार्थ कैसा है, सॉलिड है या कम सॉलिड है या फिर रबड़ जैसा है, उसी के हिसाब से उसमें घुमाव आएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से हमने जितना भी एंगल है वो नोट कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने थीटा को निकाल लिया, ठीक। तो ये एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगल ऑफ घुमाव कोण में, या शियर कोण में, अनुरूपण कोण भी बोल सकते हैं इसको, इस थीटा में हमने ये चीजें रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया है। तो बस याद रखने वाला है, कोई बहुत टफ चीजें नहीं है ना। अच्छा जी, अब बात आती है कि भाई हमने ये चीज तो पढ़ ली, हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, हाँ जी। तो हमने ये तो जान लिया है कि भाई प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल का एक बेसिक सा फॉर्मूला आया, बल बटे क्षेत्रफल। अब आप बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट आना चाहिए कि भाई बल बटे क्षेत्रफल तो हमने पहले भी पढ़ा, कभी ना कभी प्रेशर के फॉर्म में, दाब की फॉर्म में पढ़ा, तो फिर दाब में इसमें क्या अंतर होगा, तो यानी कि हम ये जान लेते हैं कि भाई इनमें क्या अंतर आता है। तो हेडिंग डाल सकते हैं कि दाब तथा प्रतिबल में अंतर। तो एक काम करते हैं, एक तरफ दाब लिख लेते हैं और एक तरफ प्रतिबल लिख लेते हैं। मान लीजिएगा इधर हमने, चलो इधर हमने क्या लिखा, दाब लिखा, और इधर हमने लिखा प्रतिबल। तो क्या अंतर है बेटे, ध्यान से समझेंगे।
प्रतिबल और दाब में अंतर है। प्रतिबल और दाब में सबसे बेसिक बात का अंतर क्या है कि भाई देखो फॉर्मूला दोनों का सेम ही दिखता है देखने में, दोनों में फॉर्मूला सेम, लेकिन बलों का अंतर है। इसमें कौन सा बल लगाते हैं, इसमें हमेशा बाह्य बल पृष्ठ के लंबवत लगता है। बाह्य बल पृष्ठ के लंबवत लगता है, एक पॉइंट मान लो उसमें। और इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल पृष्ठ के लंबवत या स्पर्शीय भी हो सकता है, स्पर्शीय भी हो सकता है ना। ये तो कोई सी भी हो सकता है जो उसमें बल लगेगा। प्रतिबल है, बाह्य बल है जो पृष्ठ के प्रतिबल लगता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस में बल जो लगता है, प्रतिबल जो होता है पृष्ठ के लंबवत या स्पर्शी बल भी हो सकता है। प्रतिबल में जो बल लगेगा वो पृष्ठ के लंबवत या पृष्ठ के स्पर्शी भी लग सकता है। ठीक, एक मेजर डिफरेंस तो यही हो गया है ना। दूसरा, इसमें जो बल होता है, इसमें जो बल होता है हमेशा बाह्य बल ही होता है। बाह्य बल लगाते हैं। इसमें कौन सा बल होता है, इसमें जो बल होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें जो है आंतरिक प्रत्यानयन बल, इसमें कौन सा लगता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल लगता है, जिसमें हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। वो अलग बात है कि कई बार ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये हमेशा कंप्रेसिव होता है, संपीड़ित नेचर का होता है, संपीड़ित नेचर का होता है, संपीड़ित प्रकृति का होता है। है ना। और ये कैसा हो सकता है, संपीड़ित भी और जो है दोनों प्रकृति का होता है ना। यह है संपीड़ित कंप्रेसिव, है ना, कंप्रेसिव या टेंसाइल, बाहर की तरफ भी खींच सकता है। टेंसाइल तनन प्रकृति का भी का होता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया। और जो है ये एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी किन्हें कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा तो होती है लेकिन वो वेक्टरों के नियमों का पालन नहीं करती, वो एक वेक्टरों के नियमों का पालन नहीं करती। ये अपना कौन सा टेंसर, ये वाला, यह एक स्केलर है। स्केलर मतलब आप इसको स्केलर बोल सकते हैं, स्केलर अदिश। और ये कैसा है, टेंसर है, ये टेंसर है। टेंसर का मतलब वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती, ये टेंसर क्वांटिटी है, वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती है ना। और दूसरी चीज ये है कि भाई इसमें ये बाह्य बल आंतरिक बल के बराबर हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि भाई मान लीजिएगा ये कोई भारहीन वस्तु है, तो इधर 10 लगा रहे हैं तो इधर भी 10 लगा रहे हैं, तो उसके अंदर के 2 पॉइंट पर भी 10 और 10 ही आएगा 10, तो इनके आंतरिक बल बाह्य बल के 10 के बराबर आ गया, है ना। जो अंदर की तरफ बल होगा वो इसके बराबर आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई इधर मैंने 10 लगाया और इधर मैंने कितना लगाया, 14 न्यूटन, तो अब आंतरिक बल की वैल्यू 10 ही रहेगी, है ना। आंतरिक बल की वैल्यू 10 रहेगी, तो उसके बराबर हो भी सकता है या नहीं भी, इसलिए इसमें बलों का अंतर है जो कि याद रखेंगे। तो प्रतिबल और बल का फॉर्मूला देखने में एक जैसा है, लेकिन उनमें बहुत सारे अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे बड़ा अंतर तो उसमें बल का है। सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है, बल का। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो आपको याद रखना है कि भाई इसमें आंतरिक प्रत्यानयन बल ही लगते हैं और इसमें जो बल लगता है बाह्य बल लगता है। बाकी थोड़ा बहुत यह है कि कंप्रेसिव जो दोनों का होता है नेचर का, इसमें कंप्रेसिव नेचर होती है
है ना। तो ये आपको याद रखनी चाहिए चीज है। हाँ जी, एक और विकृति होती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल, जिसे हम बोलेंगे अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति क्या होती है कि भी मान लीजिएगा आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर है, यहां से फिक्स है, ठीक है। अगर ये इस पे फोर्स लगाया और इसकी शेप को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। इसका डायमीटर d था, इसका व्यास, व्यास कितना था इसका, d था, और अब इसका व्यास हो गया स्मॉल d, अब इसका व्यास कितना हो गया, स्मॉल d। तो इसके व्यास में जो परिवर्तन आया वो और एक्चुअल व्यास का रेशियो क्या कहलाता है, डेल्टा d अपॉन d, है ना। व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक परिवर्तन, प्रारंभिक व्यास। और चूंकि जो व्यास में परिवर्तन आया, जो व्यास हुआ कम हुआ, घटा, तो इसको आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा d क्या होगा, ये तो घटेगा ना, ये तो घटेगा, इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ या लेटरल विकृति, अनुप्रस्थ या लेटरल विकृति। जब किसी वस्तु पे बल लगा करके उसको, पहली लंबाई तो ये थी, अब बदल गई उसकी लंबाई, है ना, लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया, डेल्टा एल आ गया। तो उसके व्यासों का अनुपात, परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास का अनुपात कहलाता है हमारा लेटरल विकृति। इसी के साथ एक छोटी सी चीज हम और जान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, अनुपात, पॉइजन अनुपात, सिग्मा से बोलते हैं बेटे, सिग्मा। ये फॉर्मूला इसमें क्योंकि इसका यूज होता है इसलिए बोला है इसको। तो ये होता है अनुप्रस्थ विकृति, अनुप्रस्थ विकृति बटे, अनुप्रस्थ विकृति बटे जो है अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। अनुप्रस्थ का मतलब लेटरल, अनुदैर्घ्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। तो क्या बैठेगा, क्या बैठेगा भाई, इसको अगर हम अनुप्रस्थ को बीटा से, इसको अल्फा से दिखाए तो बीटा बाई अल्फा मान सकते हैं। तो लेटरल वाले में माइनस के डेल्टा डी अपॉन डी आ गया, और इसके लिए डेल्टा एल अपॉन एल आ गया। इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। और इसको याद रखने के लिए, याद रखें, कभी जरूरत पड़ जाए तो इसलिए याद रखें, क्या याद रखें कि भाई सिग्मा का जो मान है ना, -1 से जो है 0.5 के बीच में हो सकता है थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जो है ये होगा। लेकिन प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कितना होता है, 0.2 से लेकर के 0.4 से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके बीच में होती है इसकी वैल्यू। भाई आइडियली तो आदर्श रूप में तो इतना होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, है ना, प्रायोगिक मान। ये कभी कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसा तो दिया रहता है ना। तो इसको हम प्रायोगिक मान की तरीके से कर सकते हैं। इस पर एक छोटा सा मैं सवाल पूछ लेता हूं। तो सवाल ये है कि जैसे मान लीजिएगा हमने भी ये स्ट्रक्चर बनाई थी, हमने भी ये स्ट्रक्चर बनाई थी, और ये स्ट्रक्चर ऐसे चली गई, ये अपनी डेल्टा एल और ये अपनी एल, और ये यहाँ से फिक्स है ना। तो ये इसका डायमीटर स्मॉल डी और बड़ा डायमीटर कैपिटल। तो सवाल ये कहता है कि इस पे बल लगा करके इसको खींचा, इसको बल लगा करके इसको खींचा। तो सवाल ये कह रहा है कि यदि आयतन में
कोई परिवर्तन ना हो, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो सिद्ध करो पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात बराबर 0.5। ये आंसर लाना है। ठीक, तो भाई ठीक है, आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन क्या है? पाई डी पाई स्क्वायर होता है। आई कितना हो गया? आर कितना होगा? डी बाई 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना? एल। तो जब उसे खींच रहे तो डी भी बदल रहा है और लंबाई भी बदल रही, दोनों बदल रहे। तो हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को चेंज इन वॉल्यूम को 0 कर देंगे। तो क्या करो, इसमें परिवर्तन को लिख लेंगे ऐसे, यानी कि डी वी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे पाई बाई 2। एक बार इस यहाँ पर क्या बना, एक तरह से ये बना पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये डी बी और एल बी दोनों बदल रहे। तो जब दोनों बदल रहे हैं, तो जब हम y1 और y2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शन बदलने वाले हो, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं? y1 को जू का तू लिखते हैं तो dy टू बाई डी एक्स, प्लस y2 को जू का तू लिखते हैं dy1 बाई डी एक्स। और चूंकि हम दोनों तरफ ही कर रहे हैं, तो नीचे की वैल्यू तो dx से dx कट जाएगी। भाई मान लो मैं इसको काटना चाहूँ तो कट जाएगी दोनों तरफ से, है ना? तो क्या लिखेंगे? इधर तो dv हो गया, dv इसका करेंगे तो कितना आएगा? 2d dl, प्लस एक बार इसको इसका कर दे तो इसको रख लिया। अब किसको करें? अब डी स्क्वायर कुछ को तो रखा, तो dl का कर देंगे। l का क्या आ जाएगा? dl आ जाएगा। और चूंकि आयतन में परिवर्तन शून्य है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या करोगे भाई? 2d dl बराबर माइनस के डी स्क्वायर, और नहीं सॉरी 2d इंटू इसका डिफरेंशियल 2d किया तो l यहाँ पर आएगा d इंटू डी इंटू एल, डी इंटू डी इंटू एल, ये आ जाएगा। तो d इंटू डी इंटू एल, इसका डिफरेंशियल करने पर ही आएगा। ठीक है, ये आ गया, एक d कट जाएगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, तो ये सोल्व करने पर क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा डी अपॉन डी, ये बनेगा डेल्टा डी अपॉन डी माइनस के, इधर क्या बनेगा? डी एल अपॉन एल, है ना? और ये इधर क्या बचा? 2 तो यही, 2 ये इधर रख लो, चलो कोई बात नहीं, इधर ले आए, 2 यहाँ पर आ गया। तो डी ऑफ डी अपॉन डी अपॉन डी एल अपॉन एल बराबर क्या बचा? 1/2, ये तो बचा। जब ये बच गया, और इसको क्या नाम दिया था हमने? डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बोलो या डी बोलो, इसको नाम दिया था सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू 1/2 आ गई, दैट इज व्हाट? 0.5। इसका मतलब अगर वॉल्यूम में कोई चेंज ना माने तो 0.5 है। और ये आपको बताया कि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि आयतन में चेंज ना आए, आयतन में चेंज आएगा, इसलिए वो 0.5 से कम लिखाई थी इसकी वैल्यू, है ना? तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जब हमने ये कंडीशन मान ली कि भाई आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है आयतन में परिवर्तन आएगा, इसीलिए इसमें इसका आंसर मैक्सिमम यहाँ पर इतना आ सकता है। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।